नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, स्थानीय कार्यक्रम के साथ वरिष्ठ नेताओं से करेंगे चर्चा, तो उत्तराखंड सदन में स्थानीय लोगों से भी करेंगे मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन, देहरादून के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मंत्री विधायकों और नेताओं ने की शिरकत। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिया चुनावी मंत्र। घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए अच्छी खबर, परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने किए जारी। सीएम धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। शासकीय विभागों के प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा, तो वहीं पूछा कि सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला, 2 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 युवाओं से 44 लाख रुपए की हुई थी धोखाधड़ी। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसको लेकर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी देहरादून में IRTT ऑडिटोरियम में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भी आयोजन किया। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल और कार्यक्रम संयोजक सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ साथ बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके और गांधी जी के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का पार्टी का निर्णय है और आज प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। सभी जगह हो रहा है। हरिद्वार स्थित केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आयोजित फ्रेशर पार्टी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, गायन और रैंप वॉक समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अस्पताल लोगों का जीवन देने का ही मंदिर है और उससे काम करने वाले लोगों को भगवान माना जाता है। इसलिए नेताओं और अधिकारियों के पास लोग निजी अपेक्षाएं लेकर आते हैं, लेकिन अस्पताल में लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं। जो विशेष रूप से हमारी कन्याओं, हमारी लड़कियों, हमारी महिलाओं को एक अवसर देता है समाज में सेवा का और साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ अपने पैरों पर खड़े होने का। बेहतर बात यह है कि आज विश्व भर में, केवल भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर जितनी ज़बरदस्त जागरूकता, जिम्मेदारी और आवश्यकता महसूस हो रही है, उतने ही अवसर बड़े हो रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ की बालिकाओं के लिए अवसर तैयार हो रहे हैं। ऑफिसर्स के पास लोग जाया करते हैं कि शायद हमारा काम हो जाए, पॉलिटिशियंस के पास इसलिए आते हैं कि हमको ट्रांसफ़र हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन ये जो हेल्थ प्रोफेशन है, इसमें जो भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो वो इस से जाता है मेरी जान बच जाए, तो वो जान बचा, एक किस्म से ये मंदिर है लोगों को जीवन देने का। एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के लोगों ने हल्द्वानी विधायक सुमित उद्देश्य को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें गौला खनन से जुड़े कारोबारियों ने 7 सूत्रीय मांगों के साथ विधायक सुमित को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका ये कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और विधायक से उन्होंने निवेदन किया है कि वे उसकी समस्याओं को सदन में उठाएं। गौला आर्थिक जननी है हल्द्वानी और कुमाऊं का जो आर्थिक केंद्र है वो हल्द्वानी है। ये विषय बड़ा गंभीर है कि अगर जो लोग गौला से अपने जीवन यापन के अलावा अर्थव्यवस्था में और सरकार को इतना राजस्व देते हैं,
ऐसे लोगों की अगर अनदेखी होगी, ऐसे लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा और समझा जाएगा, और एक ऐसा लगता है कि तुगलकी फरमान देहरादून ने जारी करने का पूरे फैसला ले रखा है। कोई स्टडी यहाँ पे नहीं होती है, कोई विचार विमर्श इन लोगों के साथ नहीं होता है, थोप दिया जाता है। 15 साल पुरानी गाड़ी पे ग्रीन टैक्स ले रहे हैं, जीपीएस लगाने की अनिवार्यता कर रहे हैं। उसके अलावा जो रॉयल्टी है, 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 1 स्टेट 1 रॉयल्टी क्यों नहीं हो सकती? तो मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और जितने लोग सरकार में बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये जो लोग हैं इनकी बातों को गंभीरता से लें, अथवा बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। सालों से घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बता दें कि करीब 19 साल बाद रोडवेज की परिसंपत्तियों के विवाद का पटाक्षेप हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी प्रकट किया है। मंत्री चंदन रामदास का ये कहना है कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयास से लंबे समय से अटकी धनराशि की पहली किश्त 104 करोड़ रुपए मार्च में और बची हुई धनराशि 100 करोड़ उत्तराखंड के खाते में आ चुकी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं अब जल्द ही इस पैसे से परिवहन विभाग अपने बसों के बेड़े को बढ़ाने का काम करेगा। सूचना दी है कि रोडवेज के खाते में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आरटीजीएस द्वारा हमको मिल गई है। ये उत्तराखंड रोडवेज के लिए बहुत बड़ी एक धनराशि है, उपलब्धि है। इस बीच हम 150 इलेक्ट्रिकल वाहनों का टेंडर कर रहे हैं, उसमें नई नीति लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शासकीय विभागों में प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और सरकार से 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकार ने कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अब तक क्या निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में तो नहीं बैठे। ये याचिका जो आज उत्तराखंड सचिवालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठन के द्वारा फाइल की गई है, इसमें सिर्फ यही मांग की गई है कि जो 28 जनवरी 2022 का जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार सरकार को कैडर वाइज रोस्टर प्रिपेयर करना है। सरकार के द्वारा 2012 में इंदु कुमार पांडे की कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद सरकार के द्वारा जस्टिस इरशाद हुसैन कमीशन बनाया गया, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज न्यायालय ने सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और साथ में ये भी पूछा है सरकार से कि जस्टिस इरशाद हुसैन कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में भी वह अपने जवाब में बता। हरिद्वार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को प्रशासन संवेदनशील मान रहा है। 26 सितंबर को पंचायत चुनावों के लिए मतदान होगा और चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार और डीआईजी के एस नगर न्यायालय हरिद्वार पहुंचे, जिसमें सभी अधिकारियों समेत सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। ब्रीफिंग में उच्च अधिकारियों की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को सावधानी और सतर्कता से ड्यूटी करने के आदेश दिए गए हैं। कतिपय मामलों में कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण है और संवेदनशील है और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे और जो व्यवस्थाएं चुनाव की हैं, जो प्रबंधन को लेकर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर कोटद्वार बाईपास के विरोध में लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। एनएचआई विरोध संघर्ष समिति स्नेह पट्टी के बैनर तले जुलूस ग्रस्तगंज मैदान में तहसील परिसर तक निकाला गया। वहीं उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 119 का अन्यंत्र स्थानांतरण करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने बताया कि कोटद्वार के लालपानी, नाथपुर, बिशनपुर, जीतपुर, रतनपुर, ग्रासनंदगंज गांव के बीच राजमार्ग प्रस्तावित है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक, अनुसूचित जाति सहित अन्य लोगों के परिवार प्रभावित हो रहे हैं।
कर रहे हैं कि मतलब जो NHI पहले जहाँ निकल रहा था वहाँ से क्यों ना निकाल के ये गांव के बीच में जो मतलब जनता को इतने जो 50 सालों से वहाँ रह रहे हैं उन जनता के ऊपर से ये हाईवे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ मतलब 500 से 1000 मकान के आसपास ढा रहे हैं। ये हमारा ये बिशनपुर ना ये लालपंडी से लेके बिशनपुर, नाथपुर, कुम्बिचौड़, गिरासनगंज और रतनपुर के और गिरासनगंज के जो इलाके हैं सारे इसमें प्रभावित हो रहे हैं। बागेश्वर मुख्यालय में दवा लेने आई बुजुर्ग महिला गौरा देवी पिछले 22 दिनों से लापता है। बुजुर्ग महिला गौरा देवी की खोजबीन का कार्य पुलिस और 15 पाली के ग्रामीण और परिजन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बुजुर्ग महिला गौरा देवी का कोई भी सुराग नहीं हाथ लग पाया। लापता बुजुर्ग महिला गौरी देवी की खोजबीन में मदद करने के लिए परिजनों और 15 पाली गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन बागेश्वर और पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को ज्ञापन दिया है। रखी है। ये 27 तारीख की लगभग घटना रही है। ये घर से दवाई लेने के लिए बता करके गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी अभी वापसी नहीं हो पाई। और पुलिस को जब से पता लगा तो हमने इसमें इनको ढूंढने के जो हमारे SOP है हम उसमें ढूंढने के सारे प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। बाकी घर वाले भी इसको ढूंढने का इनको काफी प्रयास उन्होंने किया है। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में अवैध रूप से रिफिलिंग किए जा रहे 11 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर पुलिस ने एक घर से पकड़े हैं। इस दौरान रिफिलिंग का काम करने वाले मौके से फरार हो गए, जिनके धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पूर्ति निरीक्षक और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मामले में जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरे को SDM साहब ने निर्देश दिए कि मौके पे पहुंचे, तो जब तक मैं मौके पे पहुंचा तो वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए थे। उसमें 7 जो सिलेंडर थे छोटे थे, मतलब डोमेस्टिक, और 4 बड़े, और उसके अंतर्गत मैंने इसको सीज कर लिया है फ़िलहाल, और आशुतोष गैस सर्विस को उसको हैंडओवर कर दिया है। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं हेडक्वार्टर्स रिटर्न रिपोर्ट देने वाला हूँ। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि SSP देहरादून का कहना है कि 5 जून को ऋषिकेश में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। उनका ये कहना है कि गिरफ्तार आरोपी रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 6 युवाओं से 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसकी तहकीकात करते हुए दून पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार, रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। तहरीर के आधार पर दोनों मामलों में सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया और कल 18 तारीख को 2 अभियुक्त संदीप कुमार और रविंद्र सिंह जो पीछे खड़े हैं, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इस पूरी धांधली में कुछ 44 लाख रुपए की जो है वो। श्रीनगर में गढ़वाली फिल्म ब्योला बिकोच की शूटिंग की शुरुआत हो गई है। किसान यूनियन के प्रवक्ता भोपाल चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उत्तम भंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता जय किशन भट्ट ने रिबन काटकर और फ्लैप दबाकर फिल्म का शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल चौधरी ने कहा कि भागीरथ कला संगम संस्था उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। एक्शन आ जाओ। सॉरी मैडम, सॉरी लगी। चाहे कुछ जो अन्य ये उनको मिलते हैं सहायता, हमारी गढ़वाली उनको बहुत सहायता मिलती है। हमें उत्तराखंड सरकार से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जो हमारे ये जो गढ़वाली के हमारे कलाकार हैं, इनको भी एक बड़े स्तर पे इनके प्रचार प्रसार की आवश्यकता, और इनकी जो परेशानी है, जो इनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। और एक हमारी गढ़वाली जो भाषा है इसका जो है उसको एक पहचान मिलनी चाहिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।